ऑक्शन के बाद तीन सबसे बेस्ट टीम कौन सी दिख रही है, आज इस वीडियो में देखेंगे सभी 10 टीमों की नई स्क्वाड की रेटिंग और रैंकिंग और जानेंगे भैया कि कौन सी टीम है सबसे ज्यादा मजबूत और कौन सी टीम है कमजोर। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर फैक्ट, हर रिपोर्ट इसी तरह से आपको हर रोज देते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं नीचे से। नंबर 10 पर सबसे कमजोर टीम हमने रखा है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। बेशक ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए स्टील डील, सबसे महंगे खिलाड़ी आए, लेकिन कागज पर लखनऊ की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इनके बल्लेबाजों की बात करूं, आप देख पा रहे होंगे ऋषभ पंत है जरूर वहां पर जो कप्तान विकेटकीपर का रोल निभाएंगे, लेकिन इनकी बल्लेबाजी में दो तीन चीजें नोटेबली हमें दिख रही है। मिलर है, माकराम है, पूरन है, इंडियन ऑप्शन की सीधी सीधी कमी है। भारतीय ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है ऋषभ पंत के अलावा जिसके दम पर आप ऊपर से नीचे तक नंबर 5 तक डिपेंड हो सको, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इन्होंने विदेशी विकल्प लिए हैं, क्योंकि पूरन है, क्योंकि माकराम है, नीचे से नंबर 5 पर पंत है, मैंने 9 नंबर दे दिए भैया इनकी बल्लेबाजी को 10 में से। 27 करोड़ के ऋषभ पंत अपना काम, अपना इफेक्ट जरूर दिखाएंगे और बल्लेबाजी में वो फिनिश कर जरूर देंगे। दैट्स व्हाई 9 नंबर 10 में से। लेकिन लखनऊ की जो असली समस्या शुरू होती है ना, वो शुरू होती है ऑलराउंडर्स के साथ। अब दोस्तों स्क्रीन पर आप इनके ऑलराउंडर्स देख पा रहे होंगे, 5 गिनती के इनके पास ऑलराउंडर्स है जो आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने चढ़ाए हुए हैं, और इसमें से जो एक सबसे बड़ा नाम है वो मिचेल मार्श ही है। जिस दिन मिचेल मार्श का बल्ला या गेंद खामोश हुआ भाई, उस दिन इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। पिछले साल तक तो इनके पास कृणाल पंड्या हुआ करते थे, जो कि कम से कम वो एक ऑप्शन, वो 2 ओवर की ही नहीं, 4 नहीं तो 2 ओवर की ही गेंदबाजी दे दिया करते थे। लेकिन भैया अब वो भी नहीं है। आयुष बडोनी पर आप डिपेंड हो नहीं सकते, उनका इतिहास, उनकी कंसिस्टेंसी हम सबने देखी है। तो ले देकर लखनऊ सुपर जायंट्स की मेजर प्रॉब्लम वो नंबर 5, 6, 7 का स्पॉट है, वो ऑलराउंडर्स का स्पॉट है। जाहिर है लखनऊ के पास इस बार जहीर खान एज ए मेंटोर आए थे और टीम बनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑलराउंडर्स में तो नहीं बन पाई। 7.5 नंबर 10 में से हमने दिए इनके ऑलराउंडर्स को। आप कितना दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी गेंदबाजी, पेस, स्पिन लाइनअप इनका देख लेते हैं। तो यार देखो, पिछले साल जो समस्या थी मेरे हिसाब से एज इट इज ही समस्या इस बार भी इनके पास रहेगी। आवेश खान जरूर आ गए हैं जो कि एक विकल्प बनेंगे, आकाशदीप इनके पास आ गए, लेकिन ले देकर भैया पिछले साल इनके पास विदेशी जो गेंदबाज है, चाहे वो पेस में हो चाहे वो स्पिन में हो, नहीं था। शमार जोसेफ को रिप्लेसमेंट के रूप में मार्क वुड ने जब मना किया था खेलने आने से तो लेकर आए थे, वो चले नहीं थे। इस बार भी शमार जोसेफ ही है, एक ही विदेशी ऑप्शन है। स्पिन पूर्ण रूप से जो है रवि बिश्नोई पर डिपेंड रहेगी। तो गेंदबाजी वनरेबल है, मयंक यादव को स्टेप अप करना पड़ेगा, आवेश खान को स्टेप अप करना पड़ेगा और रवि बिश्नोई को स्टेप अप करना पड़ेगा। इंडियन ऑप्शन जरूर ले लिए, लेकिन ले देकर दोस्तों मुझे इनकी गेंदबाजी वल्नरेबल लगती है, क्योंकि फॉरेन ऑप्शन नहीं है और बिश्नोई के अलावा कोई भी स्पिन का ऐसा बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो 7.5 नंबर 10 में से मैंने इनकी गेंदबाजी को दी है। टोटल दोस्तों 30 में से लखनऊ सुपर जायंट्स को मिलते हैं 23 नंबर। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, इनकी बल्लेबाजी सॉलिड है। ओवरऑल अगर हम इनकी स्क्वाड को कागज पर देखें तो वहां पर इनको नंबर 4, नंबर 5 पर, क्योंकि विदेशी और देसी ऑप्शन में ऋषभ पंत मिलेंगे, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे चलते चले जाएंगे, इंडियन प्लेयर्स पर इनको डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। ऑलराउंडर्स में ऑप्शन नहीं है, स्पिन में उतने ऑप्शन नहीं है, फॉरेन में जो है पेस और स्पिन के ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई 23 नंबर 30 में से सबसे कमजोर कागज पर। लेकिन एक बात और जरूर बोल दूंगा यहाँ पर डिस्क्लेमर के रूप में, भैया देखो कागज पर कोई भी टीम कमजोर है मजबूत रखे, उसका जो प्रदर्शन कैसा होगा वो तो पिच बताती है, और होगा क्या वो तो हमें आईपीएल में ही पता लगेगा। लेकिन कागज पर अभी लखनऊ सबसे कमजोर मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर दोस्तों इस लिस्ट में हमने रखा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत के जाने का इफेक्ट जरूर वहां पर देखा। हालांकि नीलामी में दिल्ली के बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्मार्ट बाय की, लेकिन थोड़ा सा स्क्वाड को पहले देख लेते हैं, रेटिंग रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इनके बल्लेबाजी की बात करूं तो जैसा कि लखनऊ में हमने देखा था वैसा ही दिख रहा है। बल्लेबाजी बड़ी मजबूत है। केएल राहुल है, ब्रूक है, मैकगर्क है, प्लेसिस है, फरेरिया, स्टप्स है, समीर रिजवी है। तो ऑप्शन इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं। बल्लेबाजी में इन्होंने कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसा लखनऊ में था, विदेशी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिख रही थी, दिल्ली में भी सेम है। आपकी डिपेंडेंसी बल्लेबाजी में विदेशी प्लेयर्स पर ही रहेगी। केएल राहुल 14 करोड़ स्टील डील, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, दिल्ली ने बड़े दिमाग से खरीदा। कप्तानी का ऑप्शन बने, विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 9 नंबर 10 में से इनकी भी बल्लेबाजी को दूंगा। लेकिन जैसा नंबर 10 पर जो लखनऊ थी, वैसा ही नंबर 9 पर मौजूद दिल्ली के साथ है। ऑलराउंडर्स में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। दिल्ली के ऑलराउंडर्स दोस्तों
हम देख लेते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे करुण नायर है, आशुतोष शर्मा, दलसन नालकंडे, उसके अलावा टी विजय। मतलब अगर आप पूरे नाम देखोगे ना तो सिर्फ एक ही चमकता हुआ सितारा आपको दिखेगा, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जिस दिन नहीं चले उस दिन ऑलराउंडर्स में फिर ये लोग खत्म है, इनके पास कुछ नहीं होगा। आशुतोष शर्मा पिछला सीजन चले जरूर थे ऑलराउंडर्स के रूप में, इन्होंने रजिस्टर जरूर कराया, लेकिन बेसिकली उन पर डिपेंडेंसी बल्लेबाजी में ही रहेगी। ऑलराउंडर्स में सिर्फ अक्षर पटेल पर डिपेंडेंसी इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दैट्स वाई दोस्तों कागज पर इनके ऑलराउंडर्स अभी तो कमजोर लग रहे हैं और अक्षर पटेल को ही सब करना पड़ेगा, ले देकर बात यही है, अदरवाइज फिर ये किसी पर डिपेंड हो नहीं पाएंगे। 7 नंबर 10 में से दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर को मैं दूंगा, आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। अब इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं, पेस और स्पिन के क्या विकल्प है दिल्ली के पास देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यार देखो स्टार्क आ गए हैं जो कि एक अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा नहीं होंगे क्योंकि हमने उनका प्रदर्शन आईपीएल में औसत ही देखा है, ज्यादा वो दम जोर लगाते नहीं है, चोटिल होने से बचते हैं वो आईपीएल में। लेकिन उसके अलावा नटराजन है, रोहित शर्मा इनके पास है, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव है, दुष्मंता चमीरा, एक औसत गेंदबाजी हम बोल सकते हैं। आप बहुत एक्सेप्शनल गेंदबाजी इनको नहीं बोल सकते, दूसरी टीमों के पास तगड़ी तगड़ी गेंदबाजी, आगे इस वीडियो को देखते जाइए आपको मजा आएगा। लेकिन हाँ दिल्ली के पास एक औसत गेंदबाजी है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कुलदीप यादव पर होगी, मिचेल स्टार्क से बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होगी और अगर नहीं कर पाए तो फिर ये आपको परेशान होते हुए दिल्ली वाले दिखेंगे। मुकेश कुमार को इन्होंने वापस लेके आए जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इनके लिए था। तो औसत गेंदबाजी है, पेस स्पिन लाइनअप है, 8 नंबर औसत नंबर हमने दिया है 10 में से दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी को। तो ओवरऑल 30 में से दोस्तों दिल्ली की टीम को मिलते हैं 24 नंबर, 1 नंबर ज्यादा लखनऊ से, कागज पर थोड़ी सी मजबूत लखनऊ से, फिर भी वन ऑफ द मोस्ट कमजोर टीमों से एक दिल्ली अब लग रही है। इफेक्ट लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ऋषभ पंत के जाने का, ऋषभ पंत को खोने का, रिकी पॉन्टिंग को खोने का, वो सारी चीजें दिल्ली की टीम में अब साफ साफ नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली की टीम के बाद नंबर 8 पर हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। कागज पर राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले साल के मुकाबले कमजोर हुई है और यह चीज जब रिटेंशन हुआ था तभी इसका अंदेशा लगने लगा था। सबसे पहले स्क्वाड देखेंगे, सबसे पहले इनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो सैमसन है, राणा है, दुबे है, सूर्यवंशी है, उसके अलावा हिटमायर है, जसवाल है, जुरैल है, पराग है। तो जो उन्होंने रिटेंशन किया था वो सारे के सारे बल्लेबाजी थे। दैट्स वाई बल्लेबाजी में इन्होंने ना कभी जोर लगाया। बटलर चले गए तो एक नुकसान ही इन्हें हुआ, इन्हें बटलर को वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए थी और बटलर के स्थान पर कोई बड़ा विदेशी बल्लेबाज इन्होंने लाया हो नीलामी में, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से इनकी बल्लेबाजी जो पिछले साल तक 10 में से 10 नंबर लेती थी इस बार 9 नंबर लेगी 10 में से। बेशक जायसवाल का उदय हो चुका है, बेशक सैमसन है, बेशक पराग भी तगड़ा खेल रहा है, लेकिन आपको बटलर की कमी जरूर महसूस होने वाली है। बटलर भैया फॉर्म कैसा भी हो, बटलर बटलर है, नाम का फर्क पड़ता है और बटलर बहुत कंसिस्टेंट रहा है आईपीएल में, राजस्थान को सर्व कर दिया। तो 9 नंबर 10 में से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी को हमने दी है। पिछले साल तक ये 10 में से 10 ला रहे थे अपनी बल्लेबाजी पर, तो प्रॉब्लम हुई है। मेगा ऑक्शन राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा सा कमजोर किया है, 1 नंबर तो यही कट गया। अब भैया जो मेन नंबर कट रहे हैं वो ऑलराउंडर्स में कट रहे हैं। मात्र 3 विकल्प राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास है, आर्चर, हसरंगा और युद्धवीर सिंह के रूप में, जिसमें हमने देखा है हसरंगा का किस तरह से फॉर्म डिक्लाइन रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में, बामुश्किल बिकते हैं। और जोफ्रा आर्चर से तो आप भाई उम्मीद करो हाथ जोड़ लो, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि ये कब चोटिल हो जाए क्या हो जाए, बहुत वल्नरेबल प्लेयर है। और पता नहीं क्यों 12.5 करोड़ तक की बिडिंग लगी, क्योंकि आर्चर का आप बोल नहीं सकते कितने मैचेस कैसा खेलेगा और खेलेगा भी कि नहीं खेलेगा। तो आर्चर को थोड़ा सा अगर मैं साइडलाइन करूं भी और चलो उनको इनफेक्ट भी ले लूं तो भी मात्र 3 ऑलराउंडर्स के विकल्प है, तो यहां पर ये लोग जरूर थोड़े से प्रॉब्लम में रहेंगे। 8 नंबर दिए हैं दोस्तों मैंने इनके ऑलराउंडर्स को 10 में से, जस्ट बिकॉज की वो नाम बड़े। अब दर्शन कैसे देंगे ये तो होता आईपीएल में पता लगेगा। बाकी आप कितने दोगे ऑलराउंडर्स को इनके बता दो कमेंट बॉक्स में। इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं, क्योंकि पिछले साल तक इनके पास तगड़ी गेंदबाजी थी, इनके पास बोल्ट हुआ करते थे, इनके पास चहल हुआ करते थे। क्या इस बार है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि तीक्ष्णा एक ऑप्शन है, मडवाल है, उसके अलावा दोस्तों के मफाका को इनको लेना पड़ गया, संदीप शर्मा है। पिछले साल के मुकाबले तो इस बार गेंदबाजी काफी कमजोर है, क्योंकि आपको वो चहल की रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती। आपने भाई बोल्ट की रिप्लेसमेंट के रूप में किसको लेकर आए हो? वो मफाका को लेकर आए हो। तो ले देकर राजस्थान रॉयल्स को ये समझ में आ गया था कि पैसे उनके पास कम है और शायद ध्रुव जुरैल, रियान पराग को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, शायद वो रिटेंशन में अपना बहुत ज्यादा बैलेंस पर्स खर्च कर दिया और शायद नीलामी में वो स्ट्रेटेजी द्रविड़ साहब की नहीं दिखी, क्योंकि अभी तो 7.5 नंबर भैया इनकी गेंदबाजी काफी कमजोर दिख रही है, कागज पर तो बहुत कमजोर दिख रही है दूसरी टीमों की तुलना में। 7.5 नंबर 10 में से हमने इनकी गेंदबाजी को दिए हैं। तो टोटल अगर मैं जोड़ दूं तो 24.5 नंबर राजस्थान रॉयल्स को मिले हैं 30 में से।
तो 8वें नंबर पर भैया ये कमजोर हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा पिछले साल तक इस टीम को 26.5-27 नंबर मिल रहे थे और ये टॉप 3 टॉप 4 में आ रही थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 1 2 3 प्लेयर्स का नीलामी में एकदम से चेंज हो जाना, बदल जाना, निकल जाना टीम को कितना कागज पर या बोलने वैसे भी कमजोर कर देता है। तो राजस्थान रॉयल्स नंबर 8 पर अभी वीकेस्ट दिख रही है। कैसा प्रदर्शन करेगी ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। एक चीज जरूर बोलूंगा, इनकी बल्लेबाजी, इनकी धार है। अगर इनकी बल्लेबाजी चली तो राजस्थान अलग प्रदर्शन करेगी, इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप होने लगी तो फिर राजस्थान के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। बाकी आप बताओ आप इनको कितनी रेटिंग दोगे 30 में से और क्या रैंकिंग दोगे, कमजोर या मजबूत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। 7वें नंबर पर टीम कौन सी? पिछले साल तक जो टीम सबसे कमजोर दिख रही थी, शायद रिकी पॉन्टिंग का वो इफेक्ट दिखा है, वो थोड़ी सी ऊपर उठकर अभी तो कागज पर नंबर 7 पर पंजाब दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम एक औसत टीम रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं बोलेंगे, नंबर 7 पर है तो बहुत बुरी भी नहीं बोलेंगे। टीम देख लेते हैं। बल्लेबाजी सबसे पहले देखें तो अय्यर आ गए हैं जो कि कप्तान का रोल निभाएंगे, विष्णु जॉर्ज इंग्लिश है, पूरी देख लो भाई, प्रभ सिमरन सिंह है नीचे तक। एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अय्यर ही सब कुछ है यहाँ पर बल्लेबाजी में। अय्यर है तो ही वो बल्लेबाजी जो नाम है वो चलेंगे और उनके अलावा फिर कुछ नहीं है। इस टीम में अय्यर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 26.5-27 करोड़ रुपए के आसपास अय्यर को मिले हैं, वो मिले ही इसीलिए है। और जैसा कि मैंने कहा 8 नंबर दूंगा 10 में से। मुझे कोई बहुत मजबूत इनकी बल्लेबाजी नहीं लग रही है। ऑलराउंडर्स देख लेते हैं क्योंकि वो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के स्पॉट पर पंजाब क्या करेगी वो ऑलराउंडर्स तय करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़े से मजबूत दिखेंगे क्योंकि स्टोइनिस है, मैक्सी है, वडेरा है, जेंसन है, उमरजई है। तो जो भी जिन भी टीमों के औसत विदेशी खिलाड़ी थे वो सारे के सारे पंजाब ने ले लिए। नाम बड़े दर्शन छोटे वाली स्थिति इनके साथ बन सकती है। भारतीय विकल्प है नहीं ऑलराउंडर्स में। हमने मैक्सी के साथ पहले कई सीजन देखे क्या हुआ है। मैक्सी तो खुद बयान दे चुके हैं, मेरा सबसे बुरा समय पंजाब की टीम में बीता, पंजाब में ही आ गए। स्टोइनिस भी पहले पंजाब में हुआ करते थे। वडेरा से बहुत उम्मीदें होगी इनको। मार्को जेंसन, एक वो जो मैच साउथ अफ्रीका इंडिया जो T20 सीरीज में चले थे उसके बाद ये डील मिल गई है। अदरवाइज जेंसन से क्या प्रदर्शन रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। 8.5 नंबर 10 में से इनकी बल्लेबाजी से थोड़े से मजबूत इनके पास ऑलराउंडर से विदेशी नाम कम से कम मौजूद तो है। लेकिन जैसा कि मैं बोलता आया हूं दोस्तों, आगे और बताऊंगा इस वीडियो में कि पंजाब की जो टीम है रीबिल्ड हो रही थी। ओवरनाइट एक ऑक्शन में आप बीच आईपीएल में बहुत तगड़ी टीम नहीं बना सकते, ये रिकी पॉन्टिंग को भी पता था, फिर भी बहुत मेहनत की है। अब मैं भैया गेंदबाजी इनकी देख लेता हूं। अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल, ये दो नाम इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे। इसके अलावा फिर फर्ग्यूसन है, फिर तो भाई आप कई तरह के नाम, यश ठाकुर है, फिर तो वैशक कुमार, हरप्रीत बरार, कुलदीप सेन है। मेरे हिसाब से गेंदबाजी औसत या उससे थोड़ी सी अच्छी चहल और अर्शदीप सिंह पर ही डिपेंडेंसी रहेगी। फर्ग्यूसन पर आप हो नहीं सकते क्योंकि वो हमने आईपीएल में देखा फर्ग्यूसन कितने सफल रहे हैं। लगभग 8 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और कितने नोटेबल प्रदर्शन फर्ग्यूसन ने किए ये भी हम सबको पता है। तो वो एक ऑप्शन और बैकअप ही बने रहेंगे। तो 8.5 नंबर 10 में से मैंने पंजाब की गेंदबाजी को भी दिए हैं। बहुत अच्छी नहीं लिखी क्योंकि अर्शदीप और यूजी चहल है, इसलिए थोड़े से नंबर इनको बेहतर मिल जाते हैं। तो 30 में से 25 नंबर हमने पंजाब किंग्स की स्क्वाड को दिए हैं। अब आप बताओ दोस्तों, पंजाब किंग्स की जो टीम है आपके हिसाब से कितने नंबर मिलने चाहिए? मैं लगातार बोल रहा हूं, बीच नीलामी में चलते चलते आप एकदम से स्क्वाड रीबिल्ड नहीं कर सकते। स्क्वाड बनती है समय के साथ। ये बन गया है बेस, अब धीरे धीरे अगली नीलामी होगी, कुछ छटनी होगी, फिर अगली नीलामी होगी, कुछ छटनी होगी, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे और इस तरह से 3, 4, 5 सालों में एक तगड़ी स्क्वाड तैयार होती है। तो पंजाब शायद उस राह पर चल तो दिया है रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग में। कितने दिनों तक चल पाएगा ये तो समय बताएगा। 10 में से रेटिंग आपकी दो दोस्तों पंजाब को। 30 में से आप कितने नंबर दोगे? आपके हिसाब से पंजाब कितनी कमजोर मजबूत है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। मतलब यार वो टीम है जो बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है। तो 5, 6, 7 ये वो पोजीशंस होती हैं। नंबर 6 पर गुजरात टाइटंस की टीम है। मुझे लगता है दोस्तों कि गुजरात टाइटंस की टीम ने एक अच्छी स्क्वाड बना ली है। मुझे लगता है कि कागज पर ये जरूर नंबर 6 पर हो, लेकिन हो सकता है प्रदर्शन कुछ और भी दिख जाए। बल्लेबाजी सबसे पहले देखेंगे, गिल हो गए हैं, बटलर हो गए, कुशाल रावत, रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स है। तो ये जो दो नाम है ना, इसके बल पर इनकी बल्लेबाजी तो बड़ी मजबूत हो गई है क्योंकि इनको जो ऊपरी 3 प्लेयर हैं वो क्लियर हो गए इनके कि भाई ओपनर नंबर 3, नंबर 4 कौन कौन को खिलाना है। तो गिल, बटलर वहां पर ओपनिंग सेटअप को संभालते हुए नजर आएंगे। रदरफोर्ड को भी एक ऑप्शन आप ले सकते हो, ग्लेन फिलिप को भी ऑप्शन ले सकते हो। गिल और बटलर के कारण ये 9 नंबर 10 में से ले जाते हैं अपनी बल्लेबाजी में। अगर ये बटलर को नहीं ले पाते तो फिर इनकी बल्लेबाजी पूर्ण रूप से गिल पर डिपेंड हो जाती, फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते। फिर इनको भैया वो ऑलराउंडर्स में से कुछ खिलाड़ियों को ओपनिंग भी करानी पड़ सकती थी। तो ऐसी स्थिति में बल्लेबाजी ठीक है गुजरात टाइटंस
की अच्छी है, 9 नंबर 10 में से हमने दिए हैं। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। गुजरात के ऑलराउंडर्स देख लेते हैं तो सिद्धू है, लोमरोर है, वॉशिंगटन सुंदर है, कॉटजी है, जनत है, सुदर्शन है। ले देकर दोस्तों गुजरात टाइटंस के अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो एक चीज मैं क्लियर कट आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बेशक वो गुजरात की टीम कभी वो पंड्या की कमी पूरी नहीं कर पाएगी, और अब इस साल जो प्रॉब्लम एक और बड़ी है गुजरात के लिए, वो फिनिशर के रोल में मिलर नहीं है। तो वो जो दो चीजें गुजरात को काट रही है ना, जो 2 साल से, वो अभी भी काट रही है। और वॉशिंगटन सुंदर आप लेकर जरूर आए हो, लेकिन आप सुंदर को लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई इनके बल पर हम खेलेंगे। मेरे हिसाब से आईपीएल के वन ऑफ दी वीकेस्ट ऑलराउंडर्स अगर किसी भी टीम को अगर हम रखें वहां पर, तो मैं गुजरात को रखूंगा। एंड 7.5 नंबर दोस्तों 10 में से हमने गुजरात टाइटंस को ऑलराउंडर्स को दी है। बल्लेबाजी बहुत मजबूत, लेकिन ऑलराउंडर्स में थोड़ी सी दिक्कत है। अब थोड़ी सी गेंदबाजी देख लेते हैं इनकी, क्योंकि यहां पर विकल्प इनके पास पिछले साल भी बहुत है, इस साल भी बहुत है। तो रबाडा है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सुतार है, शाही किशोर, ईशान शर्मा, उसके अलावा राशिद खान। तो जो 3-4 बड़े नाम हैं, नोटेबल नाम है, वो इन्होंने ले लिए हैं। रबाडा को प्रदर्शन करना पड़ेगा, अब लंबा समय हो गया है आउट ऑफ द फॉर्म होते हुए। सिराज को वही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, पिछले साल के आईपीएल में ऑन एंड ऑफ चले थे सिराज। राशिद खान पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। ले देकर औसत से अच्छी गेंदबाजी के बीच में हम इनको रेट कर सकते हैं। 8.5 नंबर 10 में से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को दी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सिराज और रबाडा आने के बाद मजबूती जरूर हुई है, शमी की कमी इनको खलेगी जरूर, लेकिन राशिद खान का रोल राशिद खान ही निभाएंगे, और वो अभी भी निभाएंगे गुजरात की टीम में, और वो वैसा ही रहेगा अभी की स्थिति में। तो गुजरात में यही लग रहा है। बाकी आप 10 में से रेटिंग दो गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को। अब टोटल दोस्तों 30 में से गुजरात टाइटंस को मिले हैं 25 नंबर, मतलब एक औसत टीम हम बोल सकते हैं। कागज पर औसत ही लग रही है। प्रदर्शन कैसा रहेगा, फिर वही बात है, अगर बटलर और गिल का बल्ला चलने लगा तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम है सामने वाली टीमों को होंगी। आप कितनी रेटिंग रैंकिंग दोगे गुजरात टाइटंस को टीम को, नीचे कमेंट बॉक्स में देकर बताओ। और आपके हिसाब से गुजरात कहां लैंड करती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए दोस्तों, अब टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। 5 सबसे बेस्ट टीम्स कौन सी है। नंबर 5 पर हमने रखा है केकेआर की टीम को। कप्तान की कमी है, दैट्स व्हाई केकेआर को थोड़े से नंबर कम ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पर ये लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। लेकिन इनकी थोड़ी सी सबसे बल्लेबाजी देख लेते हैं। राशिद खान है, डीकॉक है, गुरबाज, रघुवंशी है, पॉवेल है, मनीष पांडे, सिसोदिया, रहाणे, ठीक ठाक बल्लेबाजी। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रिंकू सिंह पर, डीकॉक पर रहेगी। डीकॉक से ओपनिंग से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी। डीकॉक का बल्ला लंबे समय से शांत है, वो प्रॉब्लम केकेआर को फेस करनी पड़ सकती है। तो बल्लेबाजी में मैं इसको डिसेंट ही बोलूंगा, बहुत तगड़ी इनकी बल्लेबाजी रहेगी नहीं। शायद वो श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा की कमी पूरी नहीं हुई है। अय्यर जो एक धुरी बन रहे थे, वो कप्तानी भी कर रहे थे, वो ऊपर से आपको ओपनिंग भी दे रहे थे, वो प्रॉब्लम अब केकेआर के सामने क्लियर कट साफ साफ नजर आ रही है। तो केकेआर को 8 नंबर 10 में से दोस्तों इनकी बल्लेबाजी को मैंने दी है। आप कितने नंबर दोगे कमेंट बॉक्स में देकर बताओ। मुझे तो ऐसे ही लगता है दोस्तों कि वो अय्यर की कमी, कप्तान की कमी खोखली कर रही है थोड़ी सी इनकी बल्लेबाजी को भी। लेकिन अब दोस्तों थोड़े से इनके ऑलराउंडर्स के ऑप्शन देख लेते हैं। वेंकटेश अय्यर है, अनुकूल रॉय है, मोइन अली है, उसके अलावा रमनदीप सिंह है और एंड्रे रसल है। जैसा कि हमें पता है वेंकटेश अय्यर आपको वो रोल निभाकर दे सकते हैं। आप तो 4 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं। 23 करोड़ दी है भैया, केकेआर को देनी पड़ेगी। रसल भी है वहां पर, तो मेरे हिसाब से यहां पर ये मजबूत रहेंगे। और ऑलराउंडर्स हमेशा से एक ठोस पक्ष रहा है। विकल्पों की कमी केकेआर के पास ऑलराउंडर्स में भी है, तो वहां पर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। विकल्प नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी ऑलराउंडर्स इनके बेहतर है दूसरी टीमों की तुलना में, वेंकटेश अय्यर और एंड्रे रसल के कारण। तो 9 नंबर 10 में से दोस्तों मैंने इनको दिए हैं। इनकी बल्लेबाजी से थोड़े से ज्यादा मजबूती इनके ऑलराउंडर्स में है। रिंकू सिंह बल्लेबाजी में है जरूर, लेकिन ले देकर वो नीचे से आपको फिनिशर का ही रोल दे पाएंगे, ऊपर आपको नहीं दे पाएंगे, और वहां पर ही प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए आगे इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं भाई। तो गेंदबाजी अच्छी है, पिछले साल जैसी थी लगभग वैसी है। नोकिया है इनके पास, अब वरुण माफ कीजिए वैभव अरोरा आ गए, मार्कंडे, स्पेंसर जॉनसन, उमरान मलिक, हर्षित राणा, नरीन चक्रवर्ती। अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि आपको स्पिन के 2 ऑप्शन मिलते हैं नरीन और चक्रवर्ती के रूप में। आपको राणा मिलते हैं जो कि अब कैप्ड हो चुके हैं, उमरान मलिक का पेस मिलता है, स्पेंसर जॉनसन अच्छे चल रहे हैं इस समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, नोकिया एक विदेशी ऑप्शन और मिलते हैं। तो ऑप्शन क्रिएट हुए हैं। स्टार्क के जाने की कमी पूरी हुई है, जैसी पिछले साल थी वैसी ही गेंदबाजी है, बहुत ज्यादा अंतर आया नहीं है। तो 9 नंबर 10 में से इनकी गेंदबाजी को भी हम देंगे। ओवरऑल अगर मैं इनकी स्क्वाड कागज पर देखता हूं, कप्तान की कमी, बल्लेबाजी में थोड़ा सा खोखलापन दिख रहा है, लेकिन ऑलराउंडर्स और गेंदबाज अच्छे हैं, तो इसीलिए 26 नंबर 30 में से मिलते हैं टोटल केकेआर की टीम को। और इसीलिए टॉप 5 में प्लेऑफ की दावेदारी में हम केकेआर को रख सकते हैं। दरवाजे पर खड़ी दिखेगी केकेआर, घुस भी सकती है, बाहर भी रह सकती है। आप बताओ केकेआर को आप कितने नंबर दोगे 30 में से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। और भैया क्योंकि टॉप 5 में आई है, केकेआर के लिए लाइक बनता है, नहीं किया है तो
कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टॉप 4 की, मतलब वो 4 टीमों की जो कि हमारे हिसाब से अभी की स्थिति में नीलामी के बाद तो कागज पर प्लेऑफ में जाती हुई लग रही है। नंबर 4 पर हमने रखा है दोस्तों हैदराबाद की टीम को। किशन है, क्लासन है, हेड है, आप नाम देख पा रहे होंगे इनके पूरे बल्लेबाजों के। तो क्लियर कट दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है बल्लेबाजी में कि जो इन्होंने हेड और क्लासन को रिटेन किया और किशन को एक विकेट कीपर के ऑप्शन के रूप में लेकर आए हैं, इनकी बल्लेबाजी को जो थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स की कमी थी वो थोड़ी सी पूरी हुई है। और क्योंकि हेड आपकी ओपनिंग कर लेंगे और मिडिल ऑर्डर को क्लासन संभाल लेंगे और किशन संभाल लेंगे, तो 9.5 नंबर 10 में से सॉलिड बल्लेबाजी है। और ये 9.5 नंबर 10 में से नीलामी के बाद किशन के आने के बाद हो गए हैं। पहले भी ये मजबूत ही थे क्योंकि इनके पास हेड और क्लासन थे जो कि इनफॉर्म है, बहुत तगड़े दोनों के दोनों। दैट्स वाई दोस्तों हैदराबाद की बल्लेबाजी, शायद आज से 5 साल पहले ये नाम हम ले रहे होते क्लासन हेड तो हम इनको 7 नंबर दे रहे होते, लेकिन फॉर्म का कितना महत्व होता है ये आप समझ रहे होंगे कि अब क्लासन और हेड इतना बड़ा नाम बन गए हैं कि सिर्फ इन दोनों के बल पर और किशन की एंट्री से ये 9.5 नंबर इनकी बल्लेबाजी लेकर चली जाती है। विकल्प बहुत अच्छे नहीं है जैसा कि हमने कहा, दैट्स वाई 0.5 नंबर कटे हैं। बाकी दोस्तों अब इनके ऑलराउंडर्स देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी एक अच्छा विकल्प बन रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभिनव मनोहर भी इन्होंने लिए हैं जो पिछले साल तक गुजरात टाइटंस की टीम में खेल रहे थे। विदेशी ऑप्शन इनके पास है नहीं, लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं ना कि आज से 5 साल पहले जब अब नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा को रखते हैं तो आप बोलते हैं यार ये दोनों है कौन, लेकिन फॉर्म और क्लास बताती है। नीतीश रेड्डी कैप्ड खिलाड़ी बन गए, अभिषेक शर्मा अब कैप्ड खिलाड़ी बन गए। अभिषेक शर्मा आपको कुछ थोड़ी सी गेंदबाजी दे सकते हैं, 4 ओवर नहीं तो 2 ओवर। नीतीश रेड्डी आपको 4 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। 9 नंबर 10 में से दोस्तों मैं इनको ऑलराउंडर को दिए क्योंकि विदेशी ऑप्शन नहीं है और क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्लासन और हेड है तो वो वहां से मैनेज करने के लिए ऑलराउंडर्स में इन्होंने विदेशी ऑप्शन नहीं लिया है। 9 नंबर 10 में से दोस्तों मैंने इनके ऑलराउंडर्स को दिए। अब इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजी में इन्होंने मेजोरिटी ऑफ द अपने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था। शमी आ गए, हर्षल पटेल आ गए, राहुल चहर है, जैम्पा एक विदेशी ऑप्शन आ गए जो कि मेरे हिसाब से पिछले साल के हसरंगा की तुलना में बेहतर विकल्प है। उसके अलावा पैट कमिंस इनके पास थे ही। मेरे हिसाब से जो पिछले साल इनकी गेंदबाजी का सेटअप था लगभग वैसा। पिछले साल ये मेजॉरिटी अपना जो मैचेस जीते थे, फाइनल में भी पहुंचे थे, इनकी बल्लेबाजी बहुत चली थी। गेंदबाजी जैसी थी वैसी है। शमी मेरे हिसाब से एक अच्छा विकल्प है, हर्षल पटेल एक अच्छा विकल्प है, आईपीएल में प्रूवन है। जेम्पा के आने से थोड़ी सी स्पिन में इनको धार ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगी और क्योंकि कमिंस है तो वो गेंदबाजी को लीड करते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंदबाजी, औसत गेंदबाजी जैसी पिछले साल थी, 8 नंबर दिए हमने 10 में से। टोटल 26.5 नंबर हैदराबाद को दिए हैं दोस्तों। 30 में से हैदराबाद को मिलते हैं। मेरे हिसाब से हैदराबाद जैसी पिछले साल थी, गेंदबाजी इन्होंने रिलीज प्लेयर जरूर किया लेकिन इन्होंने प्लेयर्स ले भी लिए तो वहां पर इन्होंने मैनेज किया नीलामी में। और दूसरी बड़ी चीज जो बल्लेबाजी उसमें ईशान किशन का एक एक्स्ट्रा विकल्प जुड़ा। नीतीश रेड्डी पिछले साल अनकैप्ड थे, कैप्ड होकर जुड़े तो वहां पर इनको बल मिला। तो ले देकर हैदराबाद नंबर 4 की दावेदार सॉलिडली कर रही है 26.5-30 में से। बाकी आप बताओ हैदराबाद कहां रहनी चाहिए, टॉप 3 में रहनी चाहिए, क्या कहां रहनी चाहिए, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। और हैदराबाद के फैनों लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब नंबर 3 की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। नीलामी में सवाल बहुत उठे कि भैया आरसीबी कर क्या रही है, इतना बड़ा बजट लेकर गई, खिलाड़ी नहीं लिए। जैसा कि मैं कह रहा हूं अगर ये नीलामी थोड़ी सी और दिमाग से खेलते तो ये नंबर 1 पर आ सकते थे, लेकिन अभी भी ये नंबर 3 पर है। सबसे पहले इनकी बल्लेबाजी देखिए बहुत सॉलिड है। पाटीदार, विराट कोहली, लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, जीतेश शर्मा, टिम डेविड, क्या कर रहा हो भाई, पड्डीकल और चिकारा भी चले थे यूपी T20 लीग में। तो कुल मिलाकर कैप्ड विकल्पों से भरी हुई बड़ी मजबूत बल्लेबाजी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बल्लेबाजी आरसीबी के पास। 10 में से 10 नंबर, विराट की कप्तानी की वापसी। तो कुल मिलाकर बल्लेबाजी में मेरे हिसाब से इन्हें जो चाहिए था इन्हें मिल गया है। फिल सॉल्ट का विकल्प इनको बहुत मजबूती दे रहा है और अगर इनकी बल्लेबाजी विस्फोट करने लगी तो सचमुच भाई टीमें हैरान होंगी। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बल्लेबाजी में से अगर किसी टीम के पास है, आरसीबी के पास है। 10 में से 10 नंबर दोस्तों, इनके नंबर मैं नहीं काट सकता भाई, जिस तरह की इनके पास बैटिंग है। बाकी इनके ऑलराउंडर से वहां पर इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती। कृणाल पंड्या है, एस सिंह है, शेपर्ड है, उसके अलावा बेथेल है, राठी है, तो यहां विकल्प नहीं है। यहां इनको औसत प्रदर्शन की ही उम्मीद रहेगी। कृणाल पंड्या से बहुत ज्यादा उम्मीदें इनको रहेंगी कि वो स्पिन में वो ऑप्शन नंबर 6 पर उतरकर, नंबर 7 पर उतरकर कुछ कर जाए, तो ले देकर वो कृणाल पंड्या के अराउंड घूमेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा क्योंकि बल्लेबाजी में ऑप्शंस इतने हैं तो वो नंबर 6-7 तक वो वहां तक आएंगे बल्लेबाजी के ऑप्शंस। दैट्स वाई इन्होंने ऑलराउंडर्स में उतना इन्वेस्ट किया नहीं। लेकिन
जो कि औसत ऑलराउंडर है, कम ही इतने मजबूत नहीं है। 8 नंबर दिए हैं 10 में से इनके ऑलराउंडर्स को। बल्लेबाजी बहुत मजबूत, उसके उलट ऑलराउंडर्स में कमजोरी। लेकिन गेंदबाजी देख लेते हैं, क्योंकि पिछले साल इनकी गेंदबाजी बड़ी कमजोर थी। तो मैं दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, आप भी देख पा रहे होंगे पिछले साल की तुलना में तो गेंदबाजी बेहतर है, क्योंकि अब आपके पास एक प्रॉपर ऑप्शन है पेस का हेजलवुड के रूप में। डार्बी है, शर्मा भी है, भुवी भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो एक विकल्प आपने बना लिया, जो पिछले साल तक सिराज तक सीमित थे। यश दयाल तो ऑलरेडी इन्होंने रिटेन किए। उसके अलावा लुंगी एनगीडी, आपके पास एक और फॉरेन का विकल्प मिलता है। तो ले देकर भैया इनके पास अब ऑप्शंस आए हैं। पिछले साल इनके पास एक भी स्पिनर नहीं था, अब कम से कम वो सुयश शर्मा है जरूर, जो पिछले साल तक केकेआर में अच्छा चल रहा है। तो ले देकर पिछले साल की तुलना में इन्होंने वहां पर गेंदबाजी में अपना जो जितना भी इनको नुकसान हुआ था वो भरने की कोशिश की है। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, नीलामी में अगर पर्स का अच्छा इस्तेमाल करते और यूजी चहल को ले आते तो इनकी गेंदबाजी हो जाती 9.5 नंबर की, लेकिन हमने दिया 8.5 नंबर 10 में से इनकी गेंदबाजी को। भाई जो दिख रहा है वैसे ही नंबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आरसीबी है तो चलो यार आरसीबी को सब में 10 में से 10। भाई जैसी गेंदबाजी है वैसे 8.5 नंबर। तो टोटल 26.5 नंबर हमने दिए हैं 30 में से। टॉप 3 में आरसीबी आता है। मेरे हिसाब से ये लोग प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे, और एक बार जब आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो प्लेऑफ में जाने के बाद कोई 1 2 3 नहीं बचता वहां। तो भैया जिसका जिस दिन जैसा चल गया वो चल गया। इसलिए मुझे लगता है आरसीबी इस बार प्लेऑफ में जा रही है। स्क्वाड तो तगड़ी लग रही है, बल्लेबाजी इनको बहुत वेट करेगी, बहुत वेटेज देगी इनको, और सामने वाली टीम को बचना पड़ेगा इनकी बल्लेबाजी, माफ कीजिए, इनकी बल्लेबाजी से। इनकी बल्लेबाजी सचमुच इनकी भैया बहुत तगड़ी। बाकी आरसीबी को आप कहां पर रखते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, 10 में से रेटिंग दो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉप 2 में हम नंबर 2 पर हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड को। मेरे हिसाब से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने नीलामी में बहुत बड़ी बड़ी बाइज नहीं करी, लेकिन चेन्नई की टीम ने वो स्क्वाड बना ली जिसके बल पर ये लोग हर साल एक फॉर्मूला तैयार करते हैं जीतने का। इनकी बल्लेबाजी देख लेते हैं, गायकवाड़ है, धोनी है, कॉनवे है, त्रिपाठी है, रशीद बेदी, सिद्धार्थ है। तो वो गायकवाड़, धोनी और कॉनवे का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलकर जो काम करता है इस बार भी करेगा। 9 नंबर 10 में से बेशक 1 2 बड़े विकल्प और आप ले सकते थे। आप ऋषभ पंत के पीछे नहीं जा सके, जाहिर है 27 करोड़ रुपए चेन्नई के पास उतना बस भी नहीं था। लेकिन हाँ, कॉनवे को क्योंकि इन्होंने नीलामी में वापस ले लिया है तो वो चीज इनको जो कहने ना डैमेज कंट्रोल करने से बचा गया। अगर ये कॉनवे को नहीं ले पाते तो इनकी बल्लेबाजी सचमुच कमजोर हो जाती, क्योंकि ऊपर से फिर आपके पास गायकवाड़ का साथ देने के लिए नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 तक फिर प्लेयर की कमी हो जाती। अब क्योंकि यहाँ पर कॉनवे है, गायकवाड़ है, तो शुरुआत इनको मिलेगी। धोनी है जरूर बल्लेबाजी में, लेकिन वो फिनिशर का रोल निभाएंगे क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स बड़े तगड़े। 9 नंबर 10 में से इनकी बल्लेबाजी को ऑलराउंडर्स देख लेते हैं। रविंद्र है, अश्विन है, विजय शंकर है, भैया सैम करन है, आप नाम लेते जाओ, हुडा है, ओवरटन है, जड्डू है, उसके अलावा फिर भैया आपके पास शिवम दुबे। तो आप नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक 4-5 ऑलराउंडर खिला सकते हो। ऐसी बहुत कम टीमें हैं और ये टीमें बड़ी सक्सेस होती है। T20 क्रिकेट का सक्सेस फॉर्मूला है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो, बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी। अब इनके पास जितने गेंदबाजी में ऑप्शन है ना चेन्नई के पास, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स ज्यादा है, आप जड्डू से भी गेंदबाजी करा सकते हो, आप दुबे से भी करा सकते हो, आप शंकर से भी करा सकते हो, आप रचिन रविंद्र से भी करा सकते हो, आप अश्विन तो तगड़ी स्पिन करेंगे, नंबर 8 के सबसे बड़े दावेदार बनेंगे। 9 नंबर 10 में से भैया इनकी गेंदबाजी को दी, ऑलराउंडर्स को दी है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंडर किसी भी टीम के पास है मेरे हिसाब से वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रहने वाली है, और हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने वो डिपार्टमेंट को अपना उसी तरह से सुदृढ़ रखा है। इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं। यहाँ पर खलील अहमद है, नूर अहमद है, उसके अलावा मुकेश चौधरी है, एलिस है, नागरकोटी आप देख पाएंगे, श्रेयस गोपाल है, पाती राणा है। तो बेशक इनकी गेंदबाजी वैसी ही लग रही है जैसी पिछले साल थी, उतनी ही कमजोर मजबूत आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑलराउंडर्स पर इनका फोकस रहता है, तो वहां से ही इनका मेन ऊर्जा का स्रोत बनेगा। क्योंकि पाती राणा है तो वो विदेशी पेस को संभालते हुए नजर आएंगे। तीक्षणा के स्थान पर नूर अहमद आ गए तो मेरे हिसाब से वो प्लस ही हुआ है। भारतीय विकल्प कम है, वो हम जरूर एडमिट कर सकते हैं दोस्तों कि इंडियन ऑप्शंस नहीं है इनके पास प्रॉपर बॉलर के रूप में, चाहे वो पेस हो चाहे वो प्रॉपर स्पिन हो। लेकिन फिर वही बात है, जब आपके पास जड्डू है, जब आपके पास ऑलराउंडर में अश्विन है, तो फिर आप इधर इन्वेस्ट करोगे नहीं। तो ले देकर 8.5 नंबर 10 में से इनकी प्रॉपर बॉलिंग को है। ऑलराउंडर्स दोस्तों इनका जो है ना सबसे मजबूत पक्ष होगा, और इनके ऑलराउंडर्स दोस्तों इनको कहीं भी पहुंचा सकते हैं, जिता भी सकते हैं। 26.5 नंबर टोटल 30 में से नंबर 2 पर हमने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को कागज पर रखा है, और पिछले साल भी ये टॉप 3 में ही थे।
थे दोस्तों, और ये पहुंचे भी थे, लगभग ये दरवाजे तक पहुंचे थे। बाद में वो आरसीबी और चेन्नई का क्रंच मैच हुआ था, तो वो बड़ा देखने लायक मैच था। बाकी चेन्नई को आप कहां पर देखते हो, कितने रेटिंग दोगे, कमेंट बॉक्स में दे दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। नंबर 1 पर मुंबई की टीम कागज पर पिछले साल भी थी, लेकिन पिछले साल तालमेल नहीं बैठ पाया, बहुत गंदा खेल खेला। फिर बोलता हूं, कागज पर जो टीमें मजबूत होती हैं, जरूरी नहीं कि भैया मैदान पर भी वो उतनी मजबूत दिखे। और इस बार हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट हो गया हो मामला, क्योंकि देखो बल्लेबाजी में रोहित है, सूर्या है, मिन्स है, रेकल्टन है, विल जैक्स है, जैकब्स है, तिलक वर्मा है, 10 में से 10 नंबर। जैसी जितनी मजबूत आरसीबी की बल्लेबाजी थी, उतनी ही मजबूत बंबई की टीम की बल्लेबाजी है। क्लियर कट दिख रहा है आपके पास सूर्या, आपके पास तिलक वर्मा, आपके पास रोहित शर्मा, विल जैक्स भी आ गए भाई, और क्या चाहिए आपको। तो नीलामी से पहले ही मजबूत थे, इनको कुछ नहीं चाहिए अब। ये भाई बल्लेबाजी में ये लोग किसी की भी बैंड बजा सकते हैं, और चलने पे आ गए तो फिर इनसे बड़ा फिर कोई नहीं होगा। तो 10 में से 10 नंबर इनकी बल्लेबाजी पर ज्यादा बात कर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े नाम ऑलरेडी दिख रहे हैं। ऑलराउंडर्स देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है, डिपेंडेंसी ज्यादा हार्दिक पांड्या पर दिखेगी। आप देख पा रहे होंगे पांड्या सबसे बड़ा नाम है, सेंटनर जरूर है, एक प्लस पॉइंट है इनके लिए, क्योंकि सेंटर आपको वो एक स्पिन का ऑप्शन देते हैं। तो सेंटर के आने से इनको जो पिछले साल तक 8 नंबर मिल रहे थे, अब 8.5 नंबर मिलेंगे। तो ऑलराउंडर्स में 8.5 नंबर 10 में से मैं इनको दूंगा। पांड्या और सेंटनर दो अच्छे विकल्प है। पांड्या पर डिपेंडेंसी है जरूर, लेकिन वो स्पिन की जो प्रॉब्लम थी ना, वो इन्होंने ऑलराउंडर्स में कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश सेंटनर के जरिए की है। कर पाएंगे या नहीं, कर पाए हैं या नहीं, ये तो आईपीएल में पता लगेगा। अब इनकी गेंदबाजी देख लेते हैं। बोल्ट है, दीपक चहर है, अल्लाह गजनफार है, जिनके बारे में कहा जा रहा है मिस्ट्री स्पिनर है, सबकी बैंड बजा सकते हैं। टॉपली है, बाकी बुमराह तो थे ही, नाम आप बाकी देख ही पा रहे होंगे। तो टोटल 8 ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से पिछले साल की तुलना में अच्छे बॉलर्स हैं। स्पिनर अभी भी नहीं है, अल्लाह गजनफार पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, और गजनफार चलने लगे तो फिर मुंबई छप्पर फाड़ खेलने वाली है। मैं एक चीज जरूर बोल दूं, अदरवाइज इनकी गेंदबाजी फिर वैसी रहेगी जैसी हमें पिछले साल थी। हाँ, बुमराह का साथ देने के लिए अब बोल्ट है, तो वो तगड़ा 440 वोल्ट का झटका देने के लिए रेडी है। 8.5 नंबर 10 में से हमने इनकी गेंदबाजी को दी है। टोटल 27 नंबर दोस्तों यहां पर मिलते हैं हमारी मुंबई इंडियंस की टीम को। एंड दिस इज हाउ मुंबई इंडियंस की टीम कागज पर अभी की स्थिति में सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है। 3 बेस्ट टीम MICS के आरसीबी, नंबर 4 पर हैदराबाद, और नंबर 5 पर KKR। ये हमारी बेस्ट टीम्स थी। आप बताओ आपके हिसाब से टॉप 5 टीम्स आपको कौन सी लग रही है कागज पर आईपीएल नीलामी के बाद। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।